हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं अकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए के लिए दोस्तों रसायन विज्ञान का भाग नंबर 24, यानी कि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 24 मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको 23 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। और आज भी दोस्तों यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आराम से आप वीडियो को देखते रहें। और लगातार दोस्तों आपको जो भी सीरीज़ में यहाँ पे वीडियोस मिलती है, यानी श्रृंखला में आपको जो भी दोस्तों यहाँ पे टॉपिक मिलते हैं, आप लगातार सारे टॉपिकों को नोट करते रहेंगे ताकि एग्जाम आने पर आराम से आप क्वेश्चनों को कर पाएँ। इनको आप लगातार क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, परमाणु बम कौन सी प्रक्रिया होती है। यानी कि आपको बताना है परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया होती है। यानी कि एक प्रकार से आपको पूछा गया है दोस्तों, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एटॉम बॉम्ब इज। यदि आप बात करें दोस्तों एटॉम बॉम्ब की, एटॉम जो बॉम्ब होता है इसमें दोस्तों कौन सी प्रोसेस होती है, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो आपका होता है न्यूक्लियर फिशन, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों नाभिकीय विखंडन आप कहते हैं। तो इसी के तहत दोस्तों यहाँ पर कार्य होता है। यानी एक प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको चेन रिएक्शन मिलती है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियर फिशन की चेन रिएक्शन को, यूरेनियम 235 माना आपने लिया दोस्तों, तो यहाँ पर आप जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोबारा से यहाँ पर यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये दोबारा से विखंडित होगा और आपको दोबारा से देखा यहाँ पे यूरेनियम 235 ये दोबारा से विखंडित होंगे और ये लगातार दोस्तों यहाँ पर आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन की चेन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके दौरान दोस्तों आपको लगातार ऊर्जा मिलती रहती है और यही प्रोसेस दोस्तों एटॉम बॉम्ब में होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे न्यूक्लियर फिशन होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और यदि आप बात करें दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब की, क्वेश्चन आता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब के आधार पर भी। यदि आप हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, दोस्तों वहाँ पर होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि वहाँ पर आपका नाभिकीय संलयन होता है। यानी कि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, दो नाभिक एक प्रकार से जुड़ने के बाद में यहाँ पे विस्फोट करते हैं। यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है, यानी ऊर्जा दोस्तों मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर सूर्य के नाभिक में भी देखते हैं लगातार क्या होता है दोस्तों, जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन मिलने के बाद में लगातार संलयित होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हीलियम को देती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। और यही प्रोसेस दोस्तों लगातार होती रहती है और लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल है और यही प्रिंसिपल दोस्तों सेम सन पर भी लागू होता है, यानी कि सूर्य पे और तारों पे भी दोस्तों, यानी कि स्टार्स पर लागू होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं सूर्य के आधार पर, तारों के आधार पर, या फिर एटॉम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंद कमरे में जहाँ चारकोल ईंधन जल रहा है, सोने पर लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। यानी कि आपको पूछा गया है दोस्तों, इफ़ पीपल स्लीप इन क्लोज्ड रूम्स वेयर द चारकोल फायर इज बर्निंग द डाई ड्यू टू। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यदि आप बंद कमरे में, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहाँ पे दोस्तों बंद कमरे में कोयला जलाते हैं, यानी चारकोल कहें या फिर आप कोल कहें। यदि आप चारकोल को जलाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे क्या होगा, इसको बर्न करने में, जब आप क्लोज रूम में यदि आप जलाते हैं दोस्तों तो बंद कमरे में क्या होगा, एक प्रकार से जो ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों, जो कि जलाने में सहायक होती है, तो ये क्या करेगी दोस्तों, इसकी मात्रा कम होने में क्या होता है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन को आप देख लेंगे, चारकोल प्लस बर्निंग होगी, यानी चारकोल के स्थान पर आप कार्बन ले लेंगे, प्लस बर्निंग के लिए दोस्तों आप O2 चाहिए होती है आपको। लेकिन जब आप बंद कमरे में करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर दोस्तों चारकोल को उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, यानी कि एक अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे दोस्तों कम मात्रा में जलने में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जबकि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों बनना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और
हीट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिसके कारण रक्त की दोस्तों क्या होती है, क्लोटिंग होती है। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड की दोस्तों क्लोटिंग हो जाती है, यानी कि एक प्रकार से जो रक्त होता है शरीर में जम जाता है, तो उससे ही दोस्तों व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किण्वन के दौरान सहतत्व उत्पाद होता है, यानी कि आपको बताना है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द बाई प्रोडक्ट इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन या फिर आप किण्वन कह सकते हैं। किण्वन क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की इट इज अ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दोस्तों उनमें। यहाँ पर दोस्तों खास तौर पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। यहाँ पर आप कहेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दोस्तों कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है। और ये दोस्तों आपका सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल कार्बनिक या फिर आपके यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ दोस्तों सामान्य कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसको आप दोस्तों फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी किण्वन कहते हैं। ये प्रोसेस आपने देखी होगी दोस्तों, अल्कोहल भी इसके द्वारा ही बनता है। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या होता है, माना यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है कोई, इसका फर्मेंटेशन करना है, तो यहाँ पर आपको एंजाइम यानी कि दोस्तों आप इनको कहते हैं उत्प्रेरक, यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं एंजाइम का, उत्प्रेरक का दोस्तों, जिससे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यही आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, जो ब्रांच होती है साइंस की जो ब्रांच होती है दोस्तों, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं यहाँ पर फर्मेंटेशन की, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं दोस्तों जाइमोलॉजी आप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा वाला बाई प्रोडक्ट निकलता है आपको बताना है। हमेशा ही दोस्तों फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि आप यहाँ पर अल्कोहल भी बनाते हैं दोस्तों, वहाँ भी आपका शुगर का जब आप फर्मेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्लूकोज के बाद यहाँ पर मिलता है दोस्तों अल्कोहल, और वहाँ पे CO2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी कि आपको बताना है द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज। यदि आप बात करें दोस्तों हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देखिए दोस्तों ओनली कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को दोस्तों आप क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं मीथेन, या फिर आप कहें इथेन, या फिर आप कहें ब्यूटेन, या फिर आप कहें दोस्तों बेंजीन। ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिंपल होता है दोस्तों वो आपका मीथेन होता है। मीथेन में दोस्तों केवल एक कार्बन होता है, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन होता है दोस्तों, और 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। और यदि आप 2 कार्बन को लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसको दोस्तों आप क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी वाला हो जाएगा। मीथेन यहाँ पे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फूड प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे देखिए दोस्तों फूड प्रिजर्वेटिव यानी कि खाने को जो संरक्षित करने वाला होता है, संरक्षित करने वाला, यहाँ पर कौन सा वाला यहाँ पे दोस्तों पदार्थ है, कौन सा वाला सबस्टेंस है आपको बताना है। ये फिनॉल होगा या वॉशिंग सोडा या अल्कोहल या विनेगर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका विनेगर दिया आपको। विनेगर कहने का मतलब है दोस्तों, इसका व्यवहारिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड होता है। तो एसिडिक एसिड ही दोस्तों क्या होता है एक प्रकार से, यानी कि इसको आप सिरका कहते हैं। तो यहाँ पर सिरका दोस्तों हो जाएगा जिसका इस्तेमाल आप फूड एडिटिव के तौर पे, या आप कहें दोस्तों फूड
प्रिजर्वेटिव के तौर पर करते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, यदि आप इसको खाने में मिला देंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रकार से जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं दोस्तों, माइक्रो जो पार्टिकल होते हैं एक प्रकार से जो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, उनको दोस्तों क्या कर देता है, डैमेज करता है। और साथ में दोस्तों जो भोजन का स्वाद होता है, यानी कि टेस्ट ऑफ फूड कहेंगे आप, उसको क्या करते हैं दोस्तों, इनहेंस करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी वाले में टिक कर देंगे, विनेगर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक जिन्होंने पहले कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, यानी कि आपको बताना है द साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लेबोरेटरी में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ वो कौन सा था दोस्तों, वो था आपका यूरिया। यानी कि आप यहाँ पर कह देंगे जो यूरिया होता है दोस्तों केमिकली क्या होता है, NH2CO NH2, या फिर आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2 लगा देंगे और यहाँ पर दोस्तों आप NH2 को ऐड कर देंगे। तो ये दोस्तों आपका प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक पदार्थ है, जिसका दोस्तों संश्लेषण किया गया था कहाँ पे, लेबोरेटरी में दोस्तों। और एक किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है, ये किया गया था दोस्तों वूलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला वाला आपको दिखता है वूलर, तो आप ए वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेनली दो प्रकार के चेंज आपने पढ़े होंगे, एक आपका होता है फिजिकल चेंज और एक आपका होता है दोस्तों केमिकल चेंज। फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, केमिकल यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि पदार्थ के यानी सबस्टेंस के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसा कि आप देखते हैं कलर में या फिर उसके शेप में या फिर उसके साइज़ में कोई परिवर्तन होता है दोस्तों, या स्टेट में कहें आप, तो उसको आप फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं यदि आप वाटर को देखें दोस्तों, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर केवल क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। और वैसे आप बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज क्या होता है दोस्तों, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक नया पदार्थ बनता है, तो इसी को आप कहते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा वाला यहाँ पे है जो कि एक प्रकार से केमिकल चेंज नहीं है, आपको बताना है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। पहला वाला आपको दिखता है दोस्तों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यदि आप मैग्नीशियम रिबन को देखें दोस्तों, यानी कि Mg को आप जब एयर में रखते हैं तो आप जानते हैं कि Mg बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद दोस्तों क्या करता है, बर्निंग करने लगता है, यानी कि जलने लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, MgO मिलता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक नया पदार्थ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है, तो एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नया पदार्थ यानी कि न्यू सबस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। यदि यहाँ पर दोस्तों आप वाटर को लें और इसको आप दोस्तों डिस्टिलेशन कर दें, यानी कि इसका आप आसुन कर दें, तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार से आपको वाटर ही मिलता है, यानी कि H2O ही आपको मिलेगा केमिकली। लेकिन केवल दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, यानी एक प्रकार से ये दोस्तों क्या है, भौतिक परिवर्तन है, तो एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको दिखता है दोस्तों हीटिंग ऑफ केन शुगर। यदि आप दोस्तों केन शुगर या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों सुक्रोज, आप कहते हैं इसको सुक्रोज, आप केमिकली कहते हैं। यदि आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपका C12H22O11 होता है। तो इसको आप दोस्तों जब बर्न करते हैं यानी जलाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और प्लस दोस्तों फ्रुक्टोज मिलता है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर आपको नए पदार्थ मिलते हैं दोनों। तो आप कह देंगे दोस्तों ये भी एक प्रकार से केमिकल चेंज होता है। वैसे आप बात करें दोस्तों सेटिंग ऑफ सीमेंट, यदि आप सीमेंट की सेटिंग करें, यानी कि सीमेंट में दोस्तों जब आप पानी मिलाते हैं यानी H2O को मिलाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सीमेंट का क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। और हाइड्रेशन के बाद दोस्तों एक आपको नया पदार्थ न्यू सबस्टेंस मिलता है, यानी ये भी दोस्तों एक प्रकार से केमिकल चेंज होगा।
तो यहाँ पर आप देखते हैं केवल दोस्तों आपका बी वाला ही है जो कि एक प्रकार से फिजिकल चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केमिकल फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है जो केन शुगर होती है, इसको आप चीनी भी कह सकते हैं दोस्तों या गन्ना भी कह सकते हैं। तो ये शुगर जो होती है दोस्तों इसको आप कहते हैं केमिकली सुक्रोज। आप नाम याद रखेंगे, सुक्रोज कहते हैं आप इसको। और यदि आप इसका फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों तो C12H22O11 होता है। और वैसे आपको यहाँ पे दिया है C6H12O6 दिया है। ये दोस्तों क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, या दोस्तों आप कह सकते हैं फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है। दोनों का ही दोस्तों फॉर्मूला एक ही होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम होगा, लेकिन दोनों का क्या अलग होता है दोस्तों, इनका दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। और वैसे आप यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाले को C2H5OH, ये क्या है दोस्तों, C2H5OH एक प्रकार से एथिल एल्कोहल है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखता है सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तत्व जिसको पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है, यानी कि आपको बताना है एन एलिमेंट विच प्रिजर्व्ड अंडर वाटर। दोस्तों यहाँ पे देखिए वाटर के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, किसको आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सोडियम दिया है, आपको फास्फोरस दिया है, आपको सल्फर दिया है। यहाँ पे देखिए सोडियम जो होता है, यहाँ पे सोडियम के आधार पर भी क्वेश्चन बार बार आता है। सोडियम को दोस्तों केरोसिन ऑयल में ऑलवेज प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, रिएक्टिव होता है सोडियम। यदि आप इसको खुले में रखेंगे तो ये दोस्तों फायर को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो सोडियम होता है उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, लेकिन पानी में दोस्तों वाइट फास्फोरस को रखा जाता है। वाइट फास्फोरस दोस्तों, फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको आप वाटर में यानी कि पानी में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिया है संक्षिप्त गैस नियम समीकरण है, यानी कि आपको बताना है द कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको आइडल गैस के लिए कंबाइंड गैस इक्वेशन बतानी है, यानी कि आपको गैस का समीकरण बताना है दोस्तों, आदर्श गैस का समीकरण बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको यहाँ पर आप निकाल लेंगे ताकि आपको नियम भी याद हो जाए, आप सारे नियमों को नोट कर लेंगे। पहला नियम होता है दोस्तों बॉयल का। बॉयल्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आप तापमान को क्या कर देंगे, नियत कर देंगे दोस्तों। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है यानी गैसों का जो आयतन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर के दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पहला लॉ हो गया। वैसे आप सेकंड वाला लॉ निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे चार्ल्स का नियम, यहाँ पर आप लगाएंगे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है दोस्तों, चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर को दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, यानी दाब को आप यहाँ पे नियत कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो गैसों का आयतन होता है यानी वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है ओनली ऑन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी कि आप ताप को बढ़ाएंगे दोस्तों तो उसी अनुपात में आयतन भी बढ़ता है, यानी एक प्रकार से आप कह देंगे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो इसको आप कहते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। वैसी इक्वेशन होती है दोस्तों एवोगैड्रो की। थर्ड वाली इक्वेशन यहाँ पर आप लिखेंगे एवोगैड्रो। एवोगैड्रो क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि यहाँ पर आप समान ताप और दाब पे लेंगे, यानी आपने दोस्तों नियत ताप और दाब दोनों को ही आप यहाँ पे नियत करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों गैसों के समान आयतन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसों के वो समान होते हैं, यानी कि सेम वॉल्यूम पे दोस्तों जो अणुओं की संख्या होती है यानी कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसों के वो दोस्तों आपके सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कह देंगे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यदि आप दोस्तों तीनों को कंबाइन करके लिखें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, यहाँ पर आपको मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा V इक्वल टू एन
आर टी, जहाँ पर टी आपने कांस्टेंट लिया बट्टा पी, पी को आप यहाँ डाल देंगे तो वी पी इक्वल टू एन आर टी होता है। या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर टी को आप यहाँ ले आएंगे तो बट्टा में आपका टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही रिलेशन निकलता है आपका वी वन पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू पी टू अपॉन टी टू। यदि आप टी को यहाँ डाल दें, टी टू को, और टी वन को आप यहाँ डाल दें तो वी वन पी वन टी टू इक्वल टू आपको मिलता है वी टू पी टू टी वन। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे टी टू आपका यहाँ आएगा, टी वन यहाँ पे। तो यही दोस्तों आइडल गैस की इक्वेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी वाले में दिखता है, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।